कागज पर खिंचा नक्शा देश नहीं है, मनमानी मन की बात इसका संदेश नहीं है। देश बनेगा जब सब होंगे साथ। देश प्रेम का मतलब द्वेष नहीं है। देश में शामिल है हर नागरिक की धड़कन, उसका शोक, उसकी शक्ति, उसकी हंसी, उसके आंसू, उसकी उम्मीदें और सपने। देश है समावेश, सिर्फ आवेश नहीं है। तो हम कुछ यूं दिखाएंगे देश का हाल, बताएंगे क्या है देश का, देश चलाने वालों से मलाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। इंडिया दैट इज भारत में आपका स्वागत है। इस हफ्ते दुनिया मेरे आगे कुछ यूं रही कि भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर उम्मीद भी जगती है और चिंता भी होती है। बिहार ने जाति सर्वे के नतीजे जारी करके, यानी बिहार सरकार ने समाज की एक्सरे रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट ने असमानता की बीमारी के एक ऐसे रंग को स्पष्ट किया जिसे जानबूझकर धुंधला रखने की कोशिश सदियों से होती रही है। लेकिन चुनावी माहौल में डरी सरकार ने सुर्खियों से इस खबर को हटाने के लिए पत्रकारों पर हमला बोल दिया। न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े 40 से ज्यादा पत्रकारों के घर पर छापेमारी की गई और उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें नंबर पर पहले से ही है, लेकिन मोदी सरकार को संतोष नहीं है। लगता है कि वो भारत को इस इंडेक्स के सबसे निचले पायदान पर देखना चाहती है। उधर दिल्ली की आबकारी नीति बदलने के मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में ईडी को फटकार लगाकर यह संकेत दिया कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर उसकी कड़ी नजर है। हेडलाइन मैनेजमेंट में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर एक फर्जी खबर दोहराने में कोताही नहीं की। वे पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोलने वाले पीएम के रूप में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। दुनिया भर में पीएम मोदी की अभिनय क्षमता की चर्चा है। क्या पता नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे उनके लिए कोई नाटक ही लिख दे। साहित्य के लिए 2023 का नोबेल सम्मान फॉसे को मिला है। वैसे नोबेल भारतीय साहित्यकारों को क्यों नहीं मिलता, यह सोचने की बात है। पुरस्कार और सम्मान से अलग इस शो के अंत में हम कवि अंशु मालवीय से एक कविता सुनवाएंगे। हम सब कटुआ हैं। अरे आपको तो शीर्षक से ही झटका लग गया। धैर्य रखिए, अभी तो शो शुरू हुआ है। इस हफ्ते की शुरुआत काफी धमाकेदार रही। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार की ओर से कराए गए जाति सर्वेक्षण के नतीजे जारी कर दिए गए। आमतौर पर इसे जाति जनगणना कहा जा रहा है और इसे रोकने के लिए काफी कोशिशें की गई थी, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए नीतीश सरकार ने न सिर्फ यह सर्वे कराया बल्कि इसके नतीजे भी जारी कर दिए। इस सर्वे के मुताबिक बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.6%, अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13,07,25,310 है और पिछड़े तथा सामान्य वर्ग में मुस्लिम समाज की जातियां भी शामिल हैं। बिहार सरकार का यह कदम आने वाले 2014 के चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। यह साबित हुआ कि जमीन तथा नौकरियों पर उनका कब्जा है जिनकी आबादी बेहद कम है। देश में जाति जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी। आजादी के बाद हर 10 साल में जनगणना होती रही, लेकिन जातियों को नहीं गिना जाता था। आजादी के बाद अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण घोषित किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पहले काका कालेलकर आयोग और फिर मंडल आयोग की घोषणा हुई। मंडल आयोग ने
अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में 7, 8, 9 अगस्त के दौरान लागू कर दिया। लेकिन पिछड़े वर्ग की ओर से यह बात लगातार की जाती रही कि उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण की यह सीमा काफी कम है। बिहार के सर्वे ने बताया है कि पूरे पिछड़े वर्ग की आबादी 63% से ज्यादा है। यूपीए की पहली सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण शिक्षा में भी दे दिया था। उस समय अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे, लेकिन लगातार यह सवाल उठता रहा कि विश्वविद्यालय हो या न्यायपालिका या फिर मीडिया, अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी काफी कम है। इस मांग को बल मिला जब कांग्रेस पार्टी खुलकर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान एक नारा दिया, जितनी आबादी उतना हक। 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच रायपुर में हुए कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में यह तय किया गया कि पार्टी के संगठन में 50% पदों को दलित, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह एक बड़ा परिवर्तन है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करके अपनी संजीदगी भी साबित की है। राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्यों सरकार के बड़े प्रशासनिक पदों पर ओबीसी अफसरों की तादाद बेहद कम है। उन्होंने यह भी मांग की है कि यूपीए सरकार ने 2011 में जो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, उसके नतीजे मोदी सरकार सार्वजनिक करे। पार्टी क्यों जाति जनगणना के पक्ष में है, इसे इस वीडियो से समझिए। मैनों का सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। बिहार में जाति सर्वेक्षण की मांग सर्वदलीय थी, यानी बीजेपी भी इसमें शामिल थी। यही नहीं, मोदी सरकार की ओर से 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि 2021 में जाति जनगणना कराई जाएगी। लेकिन इस नतीजे के आते ही बीजेपी के कई नेता इसके खिलाफ बोलने लगे। हद तो यह हो गई कि कभी खुद को सीना ठोककर ओबीसी प्रधानमंत्री कहने वाले नरेंद्र मोदी जी ने इसका विरोध करते हुए इसे पाप बता दिया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर एक झूठा आरोप भी जड़ दिया। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। यह देखना वाकई दुखद है कि देश का वर्तमान प्रधानमंत्री किसी पूर्व प्रधानमंत्री पर झूठा आरोप लगा रहा है। यह एक फेक न्यूज है कि मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताया था। आइए हकीकत जानते हैं।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष बतौर 9 दिसंबर 2006 को एक भाषण दिया था। उनका यह भाषण लिखित रूप में उपलब्ध है। इस भाषण में उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। तो सुना आपने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पूरे भाषण में कहीं नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय यानी अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की बात की थी। उन्होंने इसी संदर्भ में कहा था कि संसाधन पर पहला हक इनका होना चाहिए जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं। वे समूचे वंचित समूहों की तरक्की की बात कर रहे थे। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी पिछड़े वर्गों की भागीदारी के साथ जुड़े जाति जनगणना के सवाल को हिंदू मुस्लिम सवाल में बदलना चाहते हैं। वे सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों के संसाधनों पर काबिज होने की ऐतिहासिक सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस सवाल ने अगर तेजी पकड़ी तो लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि कुछ चुनावी सर्वेक्षणों ने इशारा भी किया है। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। सुना आपने, ये प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता है, देश के जाने माने पत्रकार, जिनकी हाल में राफेल घोटाले की परतें खोलने वाली किताब फ्लाइंग लाइज बहुत चर्चित हुई थी। वे 3 अक्टूबर की शाम दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद वापस आ रहे थे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार कहा। यह व्यंग उस कार्रवाई को लेकर था जो मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस ने की थी। चर्चित वेबसाइट न्यूज क्लिक के दफ्तर और उसके साथ जुड़े 40 से ज्यादा पत्रकारों के घर छापे डाले गए थे। इनमें वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, कार्टूनिस्ट इरफान और अपने राजनीतिक व्यंग्यों के लिए चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा जैसे लोग शामिल थे। पुलिस ने इन सब के मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए। हैरानी की बात यह है कि यह कार्रवाई यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत हुई थी। यानी मोदी सरकार की नजर में ये तमाम पत्रकार आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जबकि इन लोगों ने कांग्रेस के शासन में भी जनता के सवालों पर आवाज बुलंद की थी और आज भी कर रहे हैं। आजाद पत्रकारिता की यही अदा मोदी सरकार को आतंकवाद नजर आती है। उसे समझ में नहीं आता कि जब ज्यादातर मीडिया उसके चरणों में लौट रहा है तो ये सिरफिरे सेंगोल युग के सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यह कार्रवाई डराने के लिए थी तो अफसोस, सरकार नाकाम रही। मैं सवाल लगातार पूछता रहूंगा, बार बार पूछता रहूंगा और हर बार पूछता रहूंगा। उन सवालों से मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है और उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पत्रकारों पर छापेमारी की कार्रवाई का काफी विरोध हुआ। एडिटर्स गिल्ड से लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक ने विरोध में बयान जारी किया। पत्रकार संगठनों ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ को एक साझा पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। प्रेस क्लब में पत्रकारों ने तो जंतर मंतर पर छात्र, युवा और मानवाधिकार संगठनों की ओर से सभा हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के संपादक और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया।
आरोप है कि न्यूज क्लिक में नेविल रॉय सिंघम नाम के एक अमेरिकी नागरिक ने निवेश किया है, जो चीनी प्रोपोगेंडा का हिस्सा है। इस आशय की एक जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में थी, जिसके बाद यह सारी कार्रवाई हुई। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या किसी संस्थान में हुए निवेश के लिए जिम्मेदार वहां काम करने वाले पत्रकार हो सकते हैं? न्यूज क्लिक पर 2 साल पहले भी छापा पड़ा था। निवेश आदि से जुड़े सारे कागजात सरकार के पास है, तो सरकार कोई मामला दर्ज क्यों नहीं कर पाई? पुलिस न्यूज क्लिक में छपे किसी लेख या वीडियो के जरिए क्यों नहीं साबित करती कि यह संस्थान भारत के विरोध में काम कर रहा है? अगर नेविल रॉय सिंघम आतंकी फंडिंग कर रहा है, तो मोदी सरकार ने अमेरिकी सरकार से इस बाबत शिकायत क्यों नहीं की? जबकि अमेरिका आतंकी गतिविधियों को लेकर काफी सख्त माना जाता है। सवाल यह भी है कि क्या चीन को भारत सरकार ने दुश्मन देश घोषित किया है? क्या यह सच नहीं है कि पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों ने करोड़ों रुपयों का दान दिया है? या देश की तमाम कंपनियों में चीन से निवेश आया है? क्या यह सब आतंकी गतिविधि मानी जाएगी? पत्रकारों पर हुई इस कार्रवाई का विरोध पूरी दुनिया में हुआ है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर लंदन के द गार्जियन तक ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। यहां तक कि अमेरिकी सरकार की ओर से भी ऐसे ही संकेत मिले। द हिंदू ने अपनी एक खबर में कहा है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता से बात की, जिसने न्यूज क्लिक पर लगे आरोपों पर यह कहा, हमने भारत सरकार से पत्रकारों के अधिकारों के सम्मान की अपील की है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। द हिंदू के मुताबिक प्रवक्ता ने न्यूज क्लिक के चीनी लिंक के दावों की सच्चाई पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पारदर्शी लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का मजबूती से समर्थन करते हैं। फैज अहमद फैज याद आ रहे हैं, जो यूं तो पाकिस्तान के थे, लेकिन ऐसी हालत में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का हौसला बढ़ाते हैं। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। जाहिर है बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पत्रकारों पर यह कार्रवाई हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है? यानी बिहार के जाति सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया। अगर यह कार्रवाई न होती तो जाति सर्वे के असर से उठे भागीदारी के सवालों के सामने बीजेपी के कमजोर पड़ते हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की चर्चा होती, जिससे बीजेपी डरती है। इस बात में इसलिए भी दम है कि अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़ी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया कई महीनों से जेल में है। आरोप है कि आबकारी नीति बदलकर कुछ शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में आम आदमी पार्टी को भारी धनराशि मिली। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से पेश किए गए तथ्य कितने कमजोर हैं, इसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किया है। इसी हफ्ते सिसोदिया की जमानत की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आबकारी नीति से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? क्या सिर्फ वायदा माफ गवाहों के बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, या फिर अपराध से जुड़े सबूत भी जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ठोस सबूत नहीं हुआ तो बहस के दौरान ये आरोप तो 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे। यानी पुलिस की कार्रवाई पर अदालत भी संतुष्ट नहीं है। संजय सिंह को भी मनी लॉन्ड्रिंग के इसी केस में एक वायदा माफ गवाह की गवाही के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने साफ कहा है कि अडानी और मोदी के रिश्तों के बारे में लगातार बोलने के कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है और वे
डरने वाले नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जुल्म बढ़ता है तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। यहां यह जानना जरूरी है कि जिस ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो क्या बला है। इसका काम धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखना था, लेकिन मोदी सरकार ने कानून में संशोधन करके ईडी को यह अधिकार दिया कि वो बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार कर सकती है। और आंकड़े बताते हैं कि ईडी की कार्रवाई उन विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ होती है जो सरकार का विरोध करते हैं। राजनीतिक लोगों से जुड़ी कार्रवाई में 95% का संबंध विपक्षी दलों से था। बीती जुलाई में सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में माना था कि 2005 से अब तक ईडी ने 5,906 मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 25 मामले ही निपटाए गए। ये कुल मामलों का महज 0.42% है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दिए गए अधिकारों का समर्थन किया था, लेकिन अब पुनर्विचार हो रहा है। मंगलवार को जमानत के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि उससे पारदर्शी होने की उम्मीद की जाती है, न कि बदला लेने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श लेने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसका असर पड़ना तय है, यानी विपक्ष पर जो दबाव है सरकार का वो थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। और यह भी साबित हुआ कि विपक्ष ने ईडी को अधिक शक्ति देते समय जिन आशंकाओं को जाहिर किया था वे सच साबित हो रही हैं। ईडी विपक्ष को दबाने का एक और औजार साबित हुई है। क्या यह संयोग है कि ऐसे तमाम नेता जो भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से ईडी के निशाने पर थे, बीजेपी में जैसे ही शामिल हुए, ईडी ने अपनी निगाहें फेर ली। किसी जांच एजेंसी के दुरुपयोग की ऐसी मिसाल दूसरी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसकी मिसाल है। जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तो बीजेपी ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप पत्र जारी किया था, लेकिन बीजेपी में आते ही सारे आरोप हवा हो गए। बहरहाल अब चलते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा नीति बनाते वक्त अंतिम आदमी को ध्यान में रखने की सलाह देते थे, लेकिन उनकी जयंती यानी 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र में एक ऐसा दिल दहलाने वाला वाकया हुआ जो बताता है कि सरकारों की नजर में अंतिम आदमी कितना अहम है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में 7 मरीजों की मौत हो गई। 48 घंटों में इस अस्पताल में 31 मरीजों की मौत हुई थी, जिनमें 16 बच्चे थे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो उनकी डबल इंजन की ही सरकार है। पर महाराष्ट्र में स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र उपेक्षित है। नांदेड़ के अस्पताल में 800 मरीज भर्ती थे, जबकि वहां की क्षमता सिर्फ 600 बिस्तरों की है। कोई और राज्य होता तो बीजेपी हंगामा कर देती, लेकिन बीजेपी के लोग ऐसे मसलों पर तभी संवेदनशील होते हैं जब अस्पताल का रिश्ता विपक्ष से हो। जैसे अमेठी का संजय गांधी अस्पताल। यह अस्पताल एक ट्रस्ट चलाता है जिसमें गांधी परिवार के लोग हैं। यहां पिछले दिनों एक मरीज की मौत पर बीजेपी ने हंगामा काट दिया था। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आनन फानन में इस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी जब एक मरीज की मौत पर अस्पताल पर ताला लग गया हो। बहरहाल अमेठी के लोगों की कई दशक से सेवा करने वाले इस अस्पताल को बंद करना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और बुधवार को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका लाइसेंस निलंबित करने के योगी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। वैसे एक मरीज की मौत से अगर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित हो सकता है, तो जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से यूपी में हजारों हजार लोग दम तोड़ रहे थे, गंगा और गोमती के पाट लाशों से पट गए थे, तो किसे निलंबित होना चाहिए था? योगी जी को इसका जवाब देना चाहिए, पर पूछेगा कौन? सवाल पूछने वाला मीडिया तो पहले से ही निलंबित है। बहरहाल इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर, सिक्किम की तीस्ता नदी में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात में अचानक आई बाढ़ से 22 सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 22,000 लोग इससे प्रभावित हैं। हजारों लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है। इस अचानक आई बाढ़ में सिक्किम के 11 पुल बह गए, जिनमें 8 मंगन जिले में है। तीस्ता बाढ़ के पीछे लोनक नाम की पर्वतीय झील में आया बदलाव है। झील में अचानक पानी काफी बढ़ा और उसने चंगथान बांध को तोड़ दिया, जो सिक्किम की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। 168 हेक्टेयर में फैली लोनक झील अब 60 हेक्टेयर में रह गई है, यानी 100 हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूद पानी झील से बाहर निकलकर तबाही की वजह बना। विशेषज्ञ झील फटने की इस घटना के लिए तेज बारिश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहां 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब एक खबर जिसका संबंध मोदी सरकार की विदेश नीति से है। भारत में अफगानिस्तान का दूतावास बंद हो गया है। 1 अक्टूबर से उसने काम करना बंद कर दिया। अफगानिस्तान दूतावास ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार से समर्थन न मिलने की वजह से दूतावास बंद कर दिया गया है। किसी पड़ोसी देश का दूतावास बंद होना एक गंभीर बात है। अफगानिस्तान की स्थिति दशकों से खराब है। वहां के हजारों शरणार्थी भारत में हैं। कई बुजुर्ग चाहते हैं कि उनका शरीर उनके वतन भेजा जाए। दूतावास बंद होने की वजह से मातृभूमि में दफन होने की उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी। वैसे मोदी सरकार के दौर में पड़ोसी देशों से संबंध खराब होने का रिकॉर्ड बन रहा है। पाकिस्तान और चीन की बात तो जाने ही दीजिए, श्रीलंका और नेपाल तक से संबंध खराब हो चले हैं। जिस अफगानिस्तान का दूतावास बंद हुआ है, वहां भारत पुनर्निर्माण के लिए काफी खर्च कर रहा था। 2023 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। इस बार यह सम्मान नॉर्वे के जॉन फॉसे को मिला है। 64 वर्षीय जॉन फॉसे नाटक और गद्य में नएपन के लिए जाने जाते हैं। वे अनकही को आवाज देते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा है कि जॉन फॉसे के नाटकों और कहानियों ने उन लोगों को आवाज दी जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे। लेखक और नाटककार जॉन फॉसे का जन्म 29 सितंबर 1959 को नॉर्वे में हुआ था। 1983 में उनका पहला उपन्यास रेड ब्लैक नाम से छपा, जो आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर था। फॉसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले चौथे नॉर्वेजियन लेखक हैं। फॉसे का पहला नाटक 1994 में छपा और मंचित हुआ। उनके लिखे नाटकों में प्रमुख है समवन इज गोइंग टू कम होम, द नेम, द चाइल्ड। डेली टेलीग्राफ ने उन्हें दुनिया के महत्वपूर्ण 100 जिंदा बुद्धिजीवियों की सूची में रखा था। जॉन की रचनाएं 40 से अधिक भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। वे कवि और संगीतकार भी हैं। नोबेल सम्मान मिलने की सूचना पर जॉन फॉसे ने कहा, मैं अभिभूत हूं और कुछ हद तक डरा हुआ हूं। मैं इसे साहित्य के लिए एक पुरस्कार के रूप में देखता हूं, जिसका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बिना किसी अन्य विचार के साहित्य होना है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई वसीयत के तहत $10 लाख का यह पुरस्कार ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के साथ साथ शांति प्रयासों के लिए भी दिया जाता है। साल 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार से शुरू हुई। गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे के चुनाव की
घोषणा की गई। साहित्य के क्षेत्र में भारत को इकलौता नोबेल 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को इस सम्मान के लिए चुना गया था। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदी 43 करोड़ 63 लाख लोग बोलते हैं, यानी उनकी मातृभाषा है। दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन उसके किसी लेखक को साहित्य का नोबेल नहीं मिल सका। जिस समाज ने साहित्य को मनुष्य होने की शर्त से जोड़ा था, उसकी यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। आपने सुना तो होगा ही, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषारहीन। यानी साहित्य संगीत और कला न हो तो मनुष्य भी पशु है, बस पूंछ और सींग नहीं है। इतनी बड़ी बात कही गई थी भारतीय और संस्कृत हिंदी परंपरा में, पर आज स्थिति क्या है आप और हम बेहतर जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अखबार इतिहास का पहला ड्राफ्ट होता है और कविता अंतिम। अखबार तो कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, लेकिन किसी हस्तक्षेपकारी कविता की गूंज युगों बाद भी सुनाई देती है। ऐसा ही एक हस्तक्षेप किया है इलाहाबाद में रहने वाले कवि और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अंशु मालवीय ने। आपको याद होगा कि संसद में लोकसभा में खड़े होकर बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने कुछ दिन पहले, जब विशेष सत्र संसद का बुलाया गया था, तो दानिश अली को, जो दूसरे सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्हें गालियां दी थी। उन्हें आतंकवादी से लेकर कटुआ तक कहा था। अंशु मालवीय यह सुनकर बेचैन हो उठे। उनका कलम बेचैन हो गया ये बताने के लिए कि इस देश में कब कब क्या क्या काटा गया है। आइए अंशु मालवीय से ही सुनते हैं उनकी ये जबरदस्त कविता। कविता। हम सब कटुए हैं अमात्य, अपने कटे हुए सिर, कटी हुई बाहें, कटे हुए पैर और क्षत विक्षत आत्माएं लेकर हम भटक रहे हैं। हम कातर कबंध, हम सब कटुए हैं राजन। हम सब कटुए हैं अमात्य, अपने कटे हुए सिर, कटी हुई बाहें, कटे हुए पैर और क्षत विक्षत आत्माएं लेकर हम भटक रहे हैं। हम कातर कबंध, हम सब कटुए हैं राजन। हम उस माँ के कटे हुए सर हैं जिसे पातकी पितृत्व की मदिरा से चूर पाखंडी परशु ने धड़ से अलग कर दिया था। हम उस माँ के कटे हुए सर हैं जिसे पातकी पितृत्व की मदिरा से चूर पाखंडी परशु ने धड़ से अलग कर दिया था। हम अधूरे धड़ से माँ के कटे हुए शीश के कल्ले माटी में बोते हैं। हम सब कटुए हैं राजपुरुष। हम उस तापस कुमार के भूलुंठित शीश हैं जिसे खोखली मर्यादा की म्यान से निकाली गई और जाति दर्प के विष से बुझाई गई तलवार ने काट दिया था, जिसे किसी ने नहीं सुना और जो अट्टहास गूंजता है हमारी सांस्कृतिक अंदराओं में। हम उस कटे हुए शीश के अट्टहास हैं। हम सब कटुए हैं राजदंडाधिकारियों। हम युगों युगों से उस युवती की रक्त स्रावित नाक हैं जिसे पुरुष के अहम ने, जिसे राजपुरुष के दंभ ने काट दिया था। हमारी नक कटी सभ्यता उस युवती के रक्त में स्नान कर रही है और डुबकी मार अपना ईश्वर खोज रही है। हम सब कटुए हैं चक्रवर्ती। हम उस योद्धा युवक के कटे हुए अंगूठे हैं जिसे एक कपटी गुरुता ने काट लिया
और फिर लगातार कटते रहे अंगूठे, कटते रहे सिर, कटती रही बाहें, कटती रही उंगलियां। देखो आक्षितिज बिखरे हैं कटे हुए अंगूठे, देखो उन कटे हुए अंगूठों के निशान ले रही है मंत्रिपरिषद। देखो उन कटे हुए अंगूठों की माला पहन रहे हैं महामात्य। हम सब कटुए हैं अभिजात्यों, हम सब कटुए हैं और बहुमत में हैं। हम खड़े हैं इतिहास के राजपथों पर, अपनी कटी हुई पहचान हथेलियों पर सजाए। आप इस देश को छोड़ें सम्राट, आप इस देश को छोड़ें सम्राट, अपने नवनीत वदन और संपूर्ण कलेवर के साथ। ये देश हमारा है, ये आर्यावर्त कटुओं का है। वाकई इस कविता की गूंज देर तक और दूर तक सुनाई देगी। इंडिया दैट इज भारत के इस हिस्से में हम किसी नए या पुराने शायर का कलाम लेकर हाजिर होते रहेंगे। अगर कोई शायर अपना कलाम भेजना चाहे तो स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि यहां उसका पाठ हो। कृपया अपना कलाम या इस शो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें ईमेल एड्रेस office@politics.in पर भेजें। हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।